नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। पुतिन की एंट्री हो रही है। युद्ध रुकवाने की तैयारी है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट से पीछे धकेलने के लिए तीन ताकत एक साथ आ रहे हैं, ईरान, रूस और चीन। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची सीधा मॉस्को पहुंच गए हैं। खबर गर्म यह भी है कि अरागची का अगला दौरा बीजिंग हो सकता है। खबर यह भी गर्म है कि पुतिन अब मिडिल ईस्ट की जंग में फुल एंड फाइनल स्टॉप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की पाबंदियां फेल हो गई हैं। कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकने की जद्दोजहद अमेरिका भी नहीं कर पा रहा। अरागची बीजिंग भी जा सकते हैं ताकि चीन की आर्थिक दीवार को ईरान के साथ खड़ा किया जा सके। मिडिल ईस्ट में ट्रंप की दादागिरी को जवाब देने के लिए रूस, चीन और ईरान तीन महाशक्तियां एक साथ आ चुकी हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर ईरान के साथ खड़े रहने और ईरान को मदद देने का खुला ऐलान कर रहे हैं। यानी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती। क्या पुतिन ट्रंप को किनारे कर मिडिल ईस्ट के असली शांति दूत बनेंगे? क्या तीन महाशक्तियां मिलकर शांति का संदेश लिख पाएंगी, अमेरिका को पीछे धकेल पाएंगे? क्या वक्त आ चुका है कि होर्मुज की बाजी को पलट दिया जाएगा? पूरी दुनिया की नजर इसी मुद्दे पर है। आज करेंगे इसी पर बातचीत, बताएंगे खबर के पीछे की खबर क्या है और इस पर करेंगे सबसे बड़ी डिबेट। इतिहास गवाह है, जब जब दुनिया किसी की एक की दादागिरी से, तानाशाही से परेशान हुई, तब तब वर्ल्ड ऑर्डर बदला है। शक्ति के नए केंद्र उभरे हैं और आज भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस पहुंच चुके हैं, पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं और पुतिन का बयान भी सामने आ चुका है। पुतिन ने कहा है कि इस इलाके में दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रूस ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। रूस ये जानता है कि अमेरिकी और इजरायली हमले के आगे तेहरान झुकेगा नहीं। महज ये एक दौरा नहीं है, ये ट्रंप की मिडिल ईस्ट में घेरेबंदी है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तीन महाशक्तियां एक तरफ है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ है। और वो कहते हैं ना, जमाने भर में अपनी जीत का जो शोर करते हैं, उन्हें क्या इल्म कि अब वक्त का रुख और हिसाब किताब क्या है। पुतिन मिडिल ईस्ट का मसीहा बन सकते हैं क्योंकि पुतिन की ताकत के आगे, और उसमें अगर चीन और ईरान की ताकत जोड़ दी जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर बनती है। और यह तस्वीर आज डोनाल्ड ट्रंप के रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस मीटिंग के बाद पुतिन ने ऐलान कर दिया है, खुला ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अंदर खाने खेल तो कुछ और चल रहा है। रशिया भी मदद कर रहा है, ईरान की चाइना भी मदद कर रहे हैं और ये बात ट्रंप जानते हैं। और यही वजह है कि अभी तक वो ईरान को झुका नहीं पाए हैं। लेकिन अब ये ऑफिशियल हो चुका है। तस्वीर देखिए कैसे खुले आम राष्ट्रपति पुतिन इस जंग में एंट्री ले रहे हैं। कैसे अरागची पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और पुतिन गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं, हालचाल जानते हैं। फिर ईरानी टीम के साथ द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। मिडिल ईस्ट पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे की जद में अमेरिका, यह बात ईरान अच्छी तरीके से जानता है, रूस भी जानता है और चीन भी जानता है। अरागची ने पुतिन के कान में कुछ ऐसा कहा है जिसे व्हाइट हाउस की नींद उड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो अरागची ने मिडिल ईस्ट की ताजा हालातों की पूरी फाइल पुतिन को दे दी और पुतिन अब आगे का फैसला करेंगे कि ईरान को कैसे सपोर्ट करना है, हथियार, मिसाइलें वगैरह और कैसे पहुंचाई जाए अगर दोबारा से युद्ध की स्थिति बनती है, और रणनीतिक दबाव कैसे बनाया जाए, जो मैक्सिमम प्रेशर की बात होती है। यानी कि पुतिन से भी मुलाकात, और खबर मुझे यह भी मिली है कि ईरानी विदेश मंत्री हो सकता है बीजिंग के दौरे पर भी चले जाए। एक खुला इनविटेशन, आइए मिडिल ईस्ट को सेव करते हैं। और ईरान जंग में अगर पुतिन की डायरेक्ट एंट्री हुई तो जंग खत्म हो जाएगी।
एक तो अगर पुतिन मीडिएशन करते हैं, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच में संवाद अच्छा है, यह बात तो माननी होगी। रणनीतिक राजनयिक मध्यस्थता होती है तो पुतिन सीधा संवाद कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, दोनों की हॉटलाइन पर बातचीत होती है। रणनीतिक समझौता कैसे हो सकता है? यह समझौता रूस को ईरान के सुरक्षा ढांचे में एक मजबूत कानूनी दखल देता है, ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने पहले ही ईरान के समृद्ध यूरेनियम को रूस में सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका और इजराइल की परमाणु चिंता खत्म हो जाएगी। फिर पुतिन और ट्रंप के बीच इस संकट को लेकर सीधा संपर्क हो सकता है। ट्रंप ने पुतिन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था। दोनों के बीच कई दौर की मुलाकात हो सकती है, दोनों हॉटलाइन पर लंबी लंबी बातें करते हैं। यानी यहां मौका है कि पुतिन शांति दूत बन जाए और अमेरिका को बोरिया बिस्तर समेटकर मिडिल ईस्ट से निकलना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सैन्य और खुफिया संतुलन। रूस ने युद्ध के दौरान ईरान को खुफिया जानकारी दी, सैन्य सहायता दी है, सामरिक सहायता दी है, लेकिन अभी तक रूस ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप से परहेज किया है। लेकिन पुतिन को इजराइल के साथ बातचीत के लिए एक विश्वसनीय पक्ष यही मुद्दे बनाते हैं। ईरान के लिए पुतिन शांति दूत की भूमिका निभाएंगे, ईरान के दोस्त की भूमिका निभाएंगे, यह तो तय हो गया है। अगर आज की तारीख में अमेरिका के पीछे इजराइल खड़ा है तो अब यह मान लीजिए कि रूस के पीछे, ईरान के पीछे रूस और चीन भी उसी ताकत के साथ खड़े हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अरागची का अगला ठिकाना बीजिंग हो सकता है, जहां वो जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। और लड़ाई का जो पूरा ताना बाना है उसी के इर्द गिर्द भुना गया है। ये लड़ाई सिर्फ डायरेक्ट ईरान से नहीं है, चाइना वर्सेस ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल चल रही है लड़ाई। और चीन वो आर्थिक ताकत बन चुका है जो अमेरिका की आंखों की किरकिरी है। और अरागची ये दौरा इसलिए कर रहे हैं कि वो जंग का वो त्रिकोण बनाना चाहते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। इसलिए ईरान, रूस, चीन फर्स्ट का मोर्चा तैयार है। अब ये तीन महाशक्तियां कैसे इस पूरे जंग का रूप बदल सकती हैं, प्रारूप बदल सकती हैं, यह भी देख लीजिए। अगर गल्फ ऑफ ओमान में ईरान, रूस, चीन अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाते हैं तो अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। रूस की मिसाइल तकनीक, चीन की निगरानी क्षमता, ईरान का ड्रोन नेटवर्क अगर एक साथ आ गया तो अमेरिकी सेना के लिए मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। डॉलर को पहले ये लोग दरकिनार कर चुके हैं। ये लोग आपस में डॉलर में व्यापार नहीं करते, ना रूस करता, ना ईरान करता और ना ही चाइना करता है। ये अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं और इससे अमेरिका को डायरेक्ट नुकसान होता है। इसलिए अमेरिका रशिया पर सैंक्शन लगाता है, ईरान पर सैंक्शन लगाता है और अभी हाल फिलहाल में उसने चाइना पर भी सैंक्शन लगाया है। रूस, चीन मिडिल ईस्ट के देशों को सुरक्षा का विकल्प दे सकते हैं, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ी डिमांड है। रूस का मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रस्ताव भी है, अमेरिका के प्रभाव को कम करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। और यह बहुत वर्नरेबल सिचुएशन है इस वक्त अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त मिडिल ईस्ट में। बेशक उनकी मौजूदगी और बहुत जबरदस्त तरीके से मौजूदगी, उनके सैन्य अड्डे हैं, सैन्य बेसेस हैं, लेकिन अभी वो बहुत कमजोर हैं जो हालात अभी बने हुए हैं। इसके अलावा चीनी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से चीन ईरान और अन्य देशों में भारी निवेश कर रहा है। ईरान में तो बहुत बड़ा निवेश है और यही निवेश ईरान को आत्मनिर्भर बनाता है और अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से रोकता है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ट्रंप की दादागिरी ने इन तीनों को एक ही थाली का यार बना दिया है। तीनों जानते हैं अगर आज साथ नहीं आए तो अमेरिका एक एक करके सबको ठिकाने लगाएगा। ट्रंप कहते हैं ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, लेकिन ट्रंप शायद एक रास्ता भूल गए, कैस्पियन सी वाला। इस रास्ते से ईरान को मदद, ईरान को रसद, सब कुछ धड़ल्ले से पहुंचाया जा रहा है। ईरान के पास कहीं कोई कमी नहीं है। और जो कह रहे हैं हर दिन 5,400 करोड़ का नुकसान ईरान को हो रहा है, उसकी खाना पूर्ति भी ईरान कुछ समय तक कर लेगा। पुतिन की कूटनीति, चीन का पैसा और ईरान का हौसला, ये तीनों मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जो चीन की दीवार की तरह है, जिसे पार कर पाना ट्रंप के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और जिस हिसाब से रशिया और चाइना की ताकत बढ़ रही है, खास करके इस जंग के बाद, वो अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन ट्रंप का क्या है?
ट्रंप की तो एक ही लाइन है, इधर माई वे नहीं तो हाईवे। लेकिन तीन महाशक्तियां साथ आ चुकी हैं और यह बात वॉशिंगटन में भी चर्चा की जा रही है। इसलिए ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान कह रहा है जंग लड़ना है, जंग लड़िए। यह बार बार सीजफायर का ड्रामा नहीं चलेगा। रूस ईरान का सबसे करीबी सामरिक सहयोगी है। कैस्पियन सी के जरिए दोनों देशों की सीमा भी लगती है। आराक्शी का मॉस्को दौरा जो पुतिन से समर्थन के लिए मांगने आए हैं, पुतिन ने खुला ऐलान कर दिया जितना हो सके उतना मदद करेंगे। अब चीन की भूमिका भी देख लीजिए। रूस के बाद बीजिंग जाने का उद्देश्य है चीन को भरोसे में लेने की एक सबसे बड़ी कवायद है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान चाहता है कि इस मौजूदा दौर में चीन कूटनीतिक लिहाज से ईरान के साथ खड़ा हो, और वो खड़ा है अभी तक चीन। अब आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि ईरान की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता टल गई है। 3 दिन का अल्टीमेटम है। 2 मई को डोनाल्ड ट्रंप को खुद को भी प्रूव करना है यूएस सीनेट में। लेकिन यह 3 पावरफुल मुल्क एक साथ आ चुके हैं। तो क्या ट्रंप की वापसी हो जाएगी मिडिल ईस्ट से? इन 3 शक्तियों के सामने ट्रंप को समझौते की मेज पर आना पड़ सकता है। प्रेशर बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, अब चेक एंड मेट की बारी है। और अगर पूरी ताकत से रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं और जिस तरह का बयान पुतिन का आज आया है, उसे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर चला जाएगा। और ये तस्वीरें जानबूझकर रिलीज की गई हैं। इसके मायने क्या है समझने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कमांडर चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ यूएस से। इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और पहला सवाल मेरा कैप्टन श्याम कुमार से है। आराक्ची के इस रूस के दौरे को सर आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद। जय हिंद, सनोवरणम। विवेक जी, देखिए बहुत सिंपल बात है। ईरान फिलहाल परेशान है और उसको जो मार लगी है या जो ब्लॉकेड हुआ है, हम सब संवेदना रखते हैं अपने इस पुराने पड़ोसी से। लेकिन फिलहाल जो ऑयल क्राइसिस हो रही है वर्ल्ड में, उसमें ईरान का तेल नहीं निकल पा रहा और 38 से ज्यादा शिप्स को वापस किया गया है, जैसा रिपोर्ट आ रही है ब्लॉकेड की, क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा जमावड़ा वहां किया है। तो इस स्थिति में कई प्रपोजल्स ईरान लगातार एक के बाद एक टेबल पे दे रहा है, और इसलिए क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर करके फिलहाल कोई अग्रेसिव पोस्चरिंग तो नहीं रखी है, पर वो ब्लॉकेड एक स्लो वॉर का हिस्सा होता है, ब्लीडिंग टू डेथ का, उसका हिसाब कर रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए लगातार वो ट्रंप से बातें करने के लिए, जैसे आज का प्रपोजल दिया उन्होंने कि पहले आप सीज फायर करो, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में हॉर्मुज़ पे बात करो, और स्टेज 3 में हम यूरेनियम पे आएंगे। तो उसको ट्रंप ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी पकड़ तो यूरेनियम पर है। इसके साथ साथ डिप्लोमेसी की बात करें तो वो ओमान गए, पाकिस्तान गए, हालांकि 4 घंटे 5 घंटे की मीटिंग उन्होंने की। वो ये जरूर दिखा रहे हैं विश्व को कि ईरान शांति चाहता है और ईरान बात करने के लिए तैयार है। लेकिन बाकी सब देश इसको समझें कि ईरान की अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो हर्जाना उसने मांगा है, जो उसका डिवास्टेशन हुआ है, वो कैसे होगा। उसको पाषाण युग में जो आप ले जा रहे थे, उससे पहले रोका जरूर, लेकिन काफी नुकसान हुआ उसका। तो वो क्या करे। पाकिस्तान से भी बात की 5 घंटे की, फिर वो अभी रशिया गए हैं। और पुतिन की माने आप कह रहे हैं जैसा कि पुतिन एक मीडिएटर के रूप में अपने को देखते हैं, कोशिश करते हैं। और चाइना की बात कर रहे हैं तो वो बीजिंग जा रहे हैं। तो चाइना ने कई बार प्रपोजल रखने की कोशिश की ग्लोबल स्ट्रेटजी में, वो अपने को एक रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर के रूप में शो करना चाह रहा है, एक रिस्ट्रेंट के साथ सामने नहीं आया अभी तक वो कहीं भी। ब्लॉकेड में जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो कूद पड़े, मुझे नहीं लगता कभी वो ऐसा करेगा। चाइना ने कभी ऐसी कोई उसकी इंडिकेशंस वर्ल्ड में रही नहीं है जहां वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में अननेसेसरली आए, जब तक कि उसके हितों को डायरेक्ट, हालांकि हितों को क्या, उसके 80% फ्यूल ऑयल एनर्जी क्राइसिस में वो भी जूझ रहा है, पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आना एक दूसरी बात होती है। और अश्वमेध यज्ञ की तरह ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, और एक बड़ा जमावड़ा है वहां पे। तो बीजिंग भी चाहेगा, हालांकि बीजिंग टैसिट सपोर्ट दे रहा है। इंटेलिजेंस, आप जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जगह पे वो बायडो कंस्टलेशन के साथ, चाहे वो रॉकेट फ्यूल हो, चाहे वो शिप से शिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, उनको इंटेलिजेंस दे,
या बैक सपोर्ट करे या तो रडार दे, बहुत कुछ दे रहा है उनको, मॉरल सपोर्ट भी दे रहा है, हर फोरम पे यूनाइटेड नेशन में तो अमेरिका ने तो यही तो सर अब बदले की बारी है ना। अमेरिका ने भी तो यूक्रेन को दिया भर भर के कि भैया आप लड़िए, आप जब तक लड़ सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया, पैसे से, हथियार से, रसद से, जो दे सकते थे सब दिया। अब रूस और चाइना की बारी है, वो कह रहे हैं आप लड़िए, हम आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई जारी रखेंगे। पर ये होगा नहीं। देखिए, टैसिट सपोर्ट देना, बैकग्राउंड से सपोर्ट देना, और इसलिए तो ब्लॉकेट को उन्होंने पूरे वर्ल्ड के हर ओशनिक रीजन पे डिक्लेयर कर दिया। और कैस्पियन सी का ब्लॉकेट कहां है सर? कैस्पियन सी के जरिए तो ईरान और रशिया डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। 18 मार्च को इजराइल ने एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया, कैस्पियन सी को धो डाला। ये लवान जो आपने आयरिस जो डेना शिप डूबा था, उसका सिस्टर शिप नया शिप वहां खड़ा था, उसको डुबोया, सारे शिपयार्ड को नष्ट कर दिया, जितने पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, और जहां पर उनके जो फ्यूल के रिसीवर्स हैं उसको भी नष्ट कर दिया। देखिए, तुर्कमेनिस्तान और अजबेकिस्तान, ये जो कंट्रीज है, वहां से वो ऑयल लेता है और इंटरनल सप्लाई अपने यहां रखता है, और उसी के बदले उसको कहते हैं ऑयल स्वैप। ऑयल स्वैप में वो यूज नहीं करता। तो आज के दिन में देखिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन कोई भी ईरान का कैस्पियन सी में नहीं है, और रशिया से उसकी लाइफलाइन की हम बात करते हैं, लेकिन वहां से वो ऑयल नहीं ले सकता क्योंकि उसके साथ कोई पाइपलाइन नहीं है। हाँ, उन्होंने एक्सप्लोरेशन जरूर शुरू किया अपना, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, पार्टनर्स नहीं है, और ऐसा कोई योजना भी नहीं है कि उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया हो। तो ऑयल वहां से नहीं जाता, अगर जाता भी है तो जस्ट 5 या 6% का ऑयल, और वो उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि वो एक तरह से रेजिलिएंट, एक तरह से कह सकते हो, थोड़ा सा दे सकता है मदद, पर वो इंटरनल ईरान की सप्लाई के लिए अपने नॉर्दर्न नेबर से खरीदता है, और उसके वजह में सदर्न से वो सप्लाई कर देता था। लेकिन ऐसा होना नहीं होगा अभी, क्योंकि सदर्न साइड से वो पूरी तरह से बंद है। तो ये कहना कि कैस्पियन सी से वो लाइफलाइन पे जी लेगा या वहां से उसको नहीं, ये रिपोर्ट्स हैं कि रूस और ईरान के बीच हथियारों की डीलिंग कैस्पियन सी के जरिए होती है, और जिस मार्च 2026 का आप जिक्र कर रहे हैं, जब ये अटैक हुआ था, उसके बाद फिर कोई अटैक नहीं हुआ। मैं कमांडर चक्रपाणी जी से इसका रिएक्शन ले लूं कि वो क्या खिचड़ी पकते हुए देख रहे हैं रशिया, चीन और ईरान के बीच में। फिर मैं इमरान खोखर और कौल साहब के पास जा रहा हूं। जी, कमांडर चक्रपाणी जी। विवेक जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद सर। देखिए, आपने और कैप्टन श्याम कुमार ने बहुत अच्छी तरह से इनिशियल चीजें कही हैं, लेकिन एक कदम हल्का सा पीछे लेते हुए अगर आप देखेंगे ईरान की स्थिति क्या है। ईरान की स्थिति आज ऐसी है जिसमें ईरान अब भागना शुरू कर रहा है कि कोई आके मध्यस्थता कर दे। इससे पहले अमेरिका कर रहा था, अमेरिका पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडरा रहा था और फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कर रहा था। अब ईरान ये कर रहा है, मतलब साफ दिखाई देता है कि जूता जो है उनको चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मिलिटरीली तो ईरान काफी हद तक ध्वस्त हो गया है, उसके पास कुछ हथियार हैं, उसके पास क्षमताएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरा, लीडरशिप वर्चुअली खत्म। आज की तारीख में मुश्तबा जिंदा है नहीं है, कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। कहते यह हैं कि अगराची गए हैं मुश्तबा का संदेशा लेके, लेकिन क्या सही है क्या झूठ है ये तो वक्त बताएगा। तीसरी बात, ये तो पुतिन ने कंफर्म कर दिया ना सर, ईरान की बुरी हालत है। पुतिन ने कंफर्म कर दिया कि मुझे मुश्तबा का संदेश मिला है और मैं उस पर विचार कर रहा हूं। उन्होंने कंफर्म किया अपने बयान में, अभी के लेटेस्ट बयान की बात कर रहा हूं, कुछ घंटों पहले की बात है। ठीक है, फेयर इनफ। अगर मुश्तबा हैं भी तो वो सामने तो नहीं आए हैं, सामने नहीं आया। इकोनॉमिकली ईरान की हालत बहुत खस्ता है, इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, उनकी स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। उनके पास अगर जहाज उनके कुछ चले भी जाए बाहर, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब तेल को स्टोर करने की क्षमता 3 दिन से ज्यादा नहीं है। लक्ष्य नाम के एक जहाज जो VLCC है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, वो जो रिपिट में था, उसको कंडेम करने वाले थे, उसको वापस जिंदा करके टो करके ले गए खड़ग आइलैंड, ताकि उसमें 2 मिलियन बैरल डाल सके, मतलब 2 दिन का और स्टॉक जा सके। ठीक है, लोग अगर वहां पे रास्ते पे नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए है नहीं है क्योंकि बसीज और IRGC से डरे हुए हैं। डिप्लोमेटिकली
ईरान अकेला पड़ा हुआ है। जीसीसी देश कहते हैं कि अब भैया खत्म करें, ईरान को खत्म ही करना है, नहीं तो ईरान अगर वापस आता है और पावरफुल होता है तो वो जीसीसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईरान शिया देश है, जीसीसी में पॉपुलेशन कई जगहों पे शिया है ज्यादा, फिर भी वहां के जो रूलर है वो सब सुन्नी है। ये शिया सुन्नी की पुरानी लड़ाई वापस छिड़ेगी, ये तो पुराना, ये भीषण तो होगी। सर इस जीसीसी सब के वर्सेस बीच ईरान में का देखिए, लफड़ा बहुत पुराना है। सवाल क्या हो रहा है? हाँ। ब्लॉकेड हर्ट कर रहा है, एक। हाँ। दूसरा, ईरान भागता हुआ जा रहा है सपोर्ट ढूंढता हुआ। तीसरा, चाहे वो रूस है चाहे वो चीन है, उन्होंने ओपनली कोई सपोर्ट नहीं दिया है, चोरी छिपे देते हैं। चौथा, आपने जो कैस्पियन सी के बारे में बात की है, कैस्पियन सी में ईरान के 3 बेसिक बंदरगाह हैं, बस 3। एक है नेका, दूसरा है अमीराबाद और तीसरा है बंदर अजाली। यहां से अगर आप तेल का निर्यात कर सकते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख बैरल पर डे। लेकिन ईरान का जो नॉर्मल निर्यात क्या होता है? 5 मिलियन बैरल्स पर डे। तो आप देख लीजिए कि यहां से कोई खास नहीं होगा। यस, रशिया से जो यहां पे आ सकता है गेहूं, बाकी खाने पर पीने की पदार्थें और हथियार। चीन के जो हथियार इधर आ रहे थे उनका जरिया जो था वो पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान में भी समस्या आनी शुरू हो गई है क्योंकि वहां पे भी ब्लॉकेड का असर पड़ना शुरू हो गया है। तो कहां, और चीन का ये मत भूलिए कि चीन के अंदर बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, उसकी भी हालत बहुत खस्ती है। वहां पे शी जिनपिंग की ही हालत खस्ता है। देखिए वहां पे जो सीएमसी है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, 7 मेंबर हैं, उनमें से बच्चे कितने हैं? 2। ये 2 हैं शी जिनपिंग और जैक जेमिन। ये दोनों के, जैक जेमिन का कोई युद्ध का ये एहसास ही नहीं है, वो एक पॉलिटिकल इंसान है, और शी जिनपिंग है, बाकी सब तो खत्म है। तो वहां पे बिना लीडरशिप के जो भी होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो चीन इसीलिए पीछे खड़ा है, पीछे से मदद कर रहा है। सर लेकिन ईरान को आपका एनालिसिस वास्तविकता से थोड़ा सा दूर नजर आता है, सॉरी टू से दैट, क्योंकि अगर इस कंडीशन में है ईरान, तो ईरान को तो बिना किसी कंडीशन के सरेंडर कर देना चाहिए था अभी तक में, कि हम नो कंडीशन सरेंडर कर रहे हैं। आपने कहा उसकी नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बात कहते हैं, फिर वो नेवल ब्लॉकेट लगाकर क्यों बैठे हुए हैं? जब सब कुछ खत्म हो ही गया तो किसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? वो कौन सी आर्मी वहां पड़ी हुई है? ईरान की जंग जो है वो आईआरजीसी अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ रहा है। ईरान के लिए अभी जो है, या तो आईआरजीसी एग्जिस्ट करेगा, अगर आईआरजीसी ने सरेंडर कर दिया या हार मान ली तो आईआरजीसी के ही लोग ईरान के जो अवाम है उनको खत्म कर देगी। वापस आपके पास विवेक जी। इमरान खोकर इस पर क्या एनालिसिस करते हैं, ईरान मामलों की जानकार है खोकर साहब? हाँ विवेक जी, सबसे पहले तो मेरे जितने भी पूर्व अधिकारी हैं उन सभी को ग्रैंड सैल्यूट मेरी जानिब से। अब मैं आपको थोड़ा सा मेरे बुजुर्गों से नाइत्तफाकी रखते हुए अपनी बात को ये कहूंगा कि मैं अमेरिका की हालत को आपको 2 उदाहरणों से समझाना चाहूंगा। पहला उदाहरण वो है फिल्मी उदाहरण। एक दीवार पिक्चर के अमिताभ बच्चन को एक गुंडे जब घेर लेते हैं तो एक बड़े से गोडाउन के अंदर ताला लगा देता है अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन कहता है कि तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, अब जाओगे मेरी मर्जी से। सेम इसी तरीके की कंडीशन अमेरिका के साथ में है। अमेरिका आया तो अपनी मर्जी से था, बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के। लेकिन अब इस वॉर से जब लगभग कुछ अचीव नहीं कर पा रहा तो बाहर निकलने का एक ऑनरेबल एग्जिट ढूंढने की वजह से ये सारा का सारा मामला समझाया जा रहा है कि आप इस तरीके से टेबल पे आइए। जब आप टेबल पे बैठ चुके थे तो आपको कम से कम बात कर लेनी थी। और आपको लगता है कि ईरान की नेवी, आपने जो बताया, चक्रपाणी जी ने जो बताया कि साहब आपका नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, लीडरशिप खत्म हो चुकी है, पेट्रोकेमिकल का व्यापार खत्म हो चुका है, स्टील प्लांट खत्म हो चुके हैं। जब सब कुछ ही खत्म हो चुका है तो अमेरिका को तो अपनी जीत घोषित करके अपने घर चले जाना चाहिए। क्यों वहां पर वो अभी भी अटका हुआ कि नहीं हम पूरा मामला खत्म करके जाएंगे? ये सारा अब जो बचा है ये मिलिट्री वॉर नहीं बचा है, अब ये निगोशिएशन का वॉर बचा है, परसेप्शन का वॉर बचा है।
मिलिट्री वॉर दोनों पक्षों को जितना करना था, जितना ऑपरेशन होने थे, जितनी बॉम्बार्डमेंट होनी थी, जितना रिटेलिएशन होना था, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो चुका है। अब जो बचा है कि दोनों पक्ष जो खड़े हैं वो निगोशिएशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ अचीव करते हैं तो मिड टर्म इलेक्शन में उनको अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर ईरान कुछ अचीव करता है तो अपनी पब्लिक को ईरान बताएगा कि जब हमने अपनी सेल्फ डिफेंस के बावजूद भी ये सब अचीव किया है। कुल मिला के ये शतरंज की बिसात बिछी हुई है। शतरंज के अंदर दो किंग होते हैं, दो अलग अलग जानिब। यहां पर एक तरफ एक किंग है और एक तरफ दो किंग है, रशिया और चाइना। क्या रशिया और चाइना ईरान को बीच रास्ते में छोड़ देंगे? क्या रशिया और चाइना नहीं चाहेंगे कि जो डोमिनेंस खत्म होने का ये एक सुनहरा मौका आया है पिछले 50-60 सालों के अंदर, अप्रोक्सीमेट वर्ल्ड वॉर 3 के बाद, अगर अमेरिकन हेजिमनी, अमेरिकन डोमिनेंस को खत्म करने का इससे सुनहरा मौका कहीं नहीं है। जिससे पूरी दुनिया डरती थी उसको एक छोटा सा मुल्क आंख दिखा रहा है, जिससे पूरी दुनिया डरती थी उसको एक छोटा सा मुल्क उसके एयरबेस के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया डरा करती थी वो अब खुद अमेरिका पाकिस्तान के पास जगह जगह लेके घूम रहे कि साहब हमारा राजीनामा करा दीजिए, हमारा राजीनामा करा दीजिए। लेकिन आप और हम इस पूरे मामले में एक शख्सियत को भूल रहे हैं। इसमें इजराइल कहां है जिसने ईरान वॉर को शुरू किया था? इजराइल कहीं क्यों नजर नहीं आ पा रहा है? जिसने 168 बच्चियों को मारा, जिसने खामनेई साहब की शहादत की, जिसने अजीब अजीब तरीके से बॉम्बार्डमेंट किया, वो कहां है? उसका भी मैं लास्ट एग्जांपल देकर अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। हम जब बच्चे थे तो हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे। हमारे एक साथी ने क्या किया था साहब, क्रिकेट खेलते खेलते मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर एक पत्थर मार दिया और वो वहां से चला गया। अब हमें नहीं पता कि वो पत्थर मार चुका है, हमारी पूरी टीम के ऊपर जो मधुमक्खियों का छत्ता लपका, तो हमें वहां पे भागने का मौका नहीं मिला। सेम एज इट इज कंडीशन अमेरिका की है। इजराइल ने बॉम्बार्डमेंट किया, वो अपना हिस्सा लेकर लेबनान की तरफ चला गया। अब अमेरिका को उलझा दिया है कि इस वॉर से पीछे तो हटना है, तो हमको पता है, लेकिन कुछ लेके तो हटे। अगर हम जाएंगे तो हमारी पब्लिक को फेस कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर सर ये शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। और शतरंज की बिसात में अगर ईरान तबाह हो चुका है तो आप तो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कीजिए और अपने घर जाइए और अपनी पब्लिक को बताइए कि वी हैव वॉन। हमने ईरान के साथ ये किया, हमने जो एनरिच यूरेनियम ले आए, हमने उनके पावर प्लांट तबाह कर दिए, हमने उनके जितने भी परमाणु के संयंत्र सब खत्म कर दिए, सब कुछ हमने खत्म कर दिया, हम लोग जीत चुके हैं। लेकिन विवेक जी, ये सारा का सारा मामला अमेरिकी प्रोपेगेंडा है कि ईरान सब कुछ खत्म हो चुका है। ईरान और ये सभी लोग आज भी खड़े हैं। पूरी आज जीसीसी अगर ईरान के साथ ईरान खत्म हो चुका है लेकिन होर्मुज नहीं खुला है और अमेरिका जंग भी जीत चुका है, तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है सुनने में। डॉक्टर धीरज कौल हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूएसए से, उनके पास चलते हैं। कौल साहब, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या मजाक चल रहा है, क्या करवा रहे हैं आप लोग अपने राष्ट्रपति से? कुछ बोलते क्यों नहीं है उनको कि क्या तमाशा लगा रखा है मिडिल ईस्ट में? देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैंने सबकी बात सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोगों ने रेज किए। लेकिन ये आपने जो पॉइंट पे आप बात लेकर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम ईरान में पावर किसके पास है? उनका नॉर्मली प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ पावर वाज देयर, अब वो साइडलाइंड हो चुका है। अब आईआरजीसी के हाथ में ही कंट्रोल है और जो प्रॉक्सी मीडिया वॉर चल रही है वो बहुत स्ट्रांग है। ईरान में नो डाउट बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। पहले नंबर्स थे अराउंड 200 बिलियन जो उनकी खुद की सरकार ने एक्सेप्ट की हैं डैमेजेस के। अब जो रिसेंट लास्ट वीक आए हैं यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स के, वो तकरीबन 320 बिलियन दिखा रहा है। तो जो ईरान ओरिजिनली प्रोपोगेट कर रहा था $1 प्रति बैरल भी अगर चुंगी लेगा तो $7 बिलियन पर ईयर पर मंथ, उसमें भी सालों साल लग जाएंगे रिकवरी एफर्ट में। तो कहीं ना कहीं ईरान डेफिनेटली इस टाइम बैकफुट पे है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन्फ्लेशन 90% के करीब है, सैलरीज की क्राइसिस है, को पता ही है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इस टाइम तकरीबन 1.5 मिलियन का हो चुका है, $1 to 1 रियाल। सो बहुत ही अल्टीमेट सिचुएशन है वहां पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी भी ईरान के पास मिसाइल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट रशिया से भी आता है और सबसे ज्यादा चाइना से आता है। जब से ब्लॉकेज लगा है, जो उसके टॉप 5 एरियाज हैं, ऑयल, गैस, पेट्रो प्रोडक्ट्स, मेटल्स जिसके अंदर आयरन ओर आता है, और उसके ये जो आप देखते हैं सेफ्रॉन एक्सपोर्ट, इसके ऊपर काफी लगाम कसा है। और ईरान अच्छा पैसा कमा रहा था पहले, लेकिन अब वो रुक गया है।
जैसे जैसे हर हफ्ते के हिसाब से आप बढ़ते रहेंगे तो और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दिखेगा। इस टाइम ईरान अपने साथ एलाइज ज्वाइन कराना चाह रहा है। मॉस्को फाइनेंशियली शायद ईरान को सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन इंटेलिजेंस में जहां तक मुझे दिख रहा है डेफिनेटली कंटिन्यूस ऑफ सपोर्ट रहेगा। चाइना से शायद थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी ईरान को मिले, मोस्टली थ्रू ईरानियन करेंसी। नहीं, ये लेकिन ये जो मीटिंग चल रही है इसके बारे में क्या एनालिसिस है आपका? जैसे कि चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि ये मीडिएशन के लिए गए हैं कि पुतिन मीडिएशन करके इस वॉर को रोक दे, क्योंकि अगला जो अटैक होगा अमेरिका की तरफ से वो शायद ईरान झेल ना पाए। जी हाँ, ईरान के ऊपर एस्केलेशन पक्का दिख रही है, और मुझे तो दिख रहा है जो ट्रम्प पे अभी अटैक हुआ है इसके बाद और रीजनिंग मिलेगी, और 60 डे का जो हमारे पास डेडलाइन है उसे शायद 30 डे और एक्सटेंड किया जाएगा, जो एक प्रोविजन है। तो कहीं ना कहीं थ्योरीज ये आ रही हैं कि इस अटैक के बाद चीजें और वर्सन होंगी, इसीलिए हमारी डेलीगेशन भी कैंसिल हो गई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और जी, आपकी आवाज आ रही, बात पूरी कीजिए कौल साहब। जी, आपकी शायद आवाज फिर से चली गई। मैं इसको चेक कर रहा था, मैं कैप्टन श्याम जी के पास जा रहा हूं इसी बात को लेकर कि ये वाकई मीडिएशन प्रोसेस है जिसमें पुतिन ने कायम बात करी, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के रिलेशन अच्छे हैं, बायलैटरल रिलेशन देखें, दोनों बातचीत करते हैं, दोनों मुलाकात करते हैं, कई बार मीटिंग भी कर चुके हैं, हॉटलाइन पर भी बातचीत होती है। अगर पुतिन की एंट्री होती है तो क्या इस वॉर में हम कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं, कोई गुड न्यूज मिल सकती है? देखिए, गुड न्यूज तो बहुत जरूरी है समझना कि ट्रंप जो इस बार गए हैं, पिछली बार रोक दिया था कतार के बाद, दोबारा आए हैं, तो दोबारा क्या चेंज लेके आए हैं? कुछ प्लान से आए होंगे। वो प्लान उनका बहुत क्लियर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल ईरान के हाथ नहीं, और ये जो आरागची का ये जो मॉस्को दौरा, इसको लेकर भी थोड़ा बताइएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो अगर प्रपोजल कुछ डालते भी हैं तो वो कह रहे हैं जो ईरान ने खुद ही प्रपोजल डाला आज, उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ईरान ने पहले ही अपना प्रपोजल डाल दिया है कि हमें पहले हर जाना दो और हमें पैसे दो और हमें इजराइल हिजबुल्लाह पे अटैक बंद करो और उसके बाद हॉर्मुज पे बात करो। तो पुतिन इसी को आगे बढ़ाएंगे अगर बढ़ाना भी है तो वो बढ़ाने के लिए अमेरिका कहेगा कि नहीं, मुझे हॉर्मुज पे हर जाना तो मैं दूंगा नहीं, तुम्हें मारा इसलिए गया था कि तुमने कुछ गलती की, तुमने पैसे बहुत ज्यादा दे दिए एक्सिस ऑफ रिएक्शन को, और वो रोग स्टेट के रूप में मांगते हैं उनसे। इतनी दूर आए हैं लड़ने के लिए, जैसे हमारे ईरान के साथी कह रहे हैं कि बेतुका लड़ने आए हैं, उसका कहना है कि मैं तुक से लड़ने आया हूं। इजराइल के लिए एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है और एक तरह से रोग डर्टी बॉम्ब भी बना रहे हैं आप, जो कहीं गलत हाथों में जाएगा। तो पुतिन इसी सब को तो रोकेंगे ना, आखिर कन्विंस करेंगे कैसे अमेरिका को? क्या कहेंगे उसको? वो कह रहा है मुझे यूरेनियम वहां से चाहिए, आप बॉम्ब नहीं बना सकते, क्योंकि जो बाइडेन ने जो समझौता किया था 3.67% का जो आपका सिविल रिएक्टर के लिए जरूरत है, उससे ऊपर आप चले गए 15 साल में और आपने 60% तक कर लिया, 200 किलो से ज्यादा बना दिया, तो हमको देना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं तुम नहीं मानोगे तो हम ले लेंगे। तो इस पर किधर बात बनेगी पुतिन की तरफ से, ये देखना पड़ेगा। मौके की बात यह है कि सपोर्ट चाइना और रशिया उनको करते रहेंगे, लेकिन ईरान फिलहाल क्या कर रहा है? ईरान इसलिए ऐसा कर रहा है कि आपको एक बात बताऊं मैं, आप सुनते होंगे कि नाटो को फटकार रहे हैं, सभी देशों को दुत्कार रहे हैं ट्रंप, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स है वो तैयार बैठी है। यही नेवल फोर्स है जो हुती के अगेंस्ट आके अटैक भी किया था और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में उस नाते से अपना रोल भी अदा किया था, ऑपरेशन एप्साइड्स, अटलांटा और प्रोस्पेरिटी गार्डियन। तो वो ये यूरोपियन नेवल फोर्स समुद्र की लड़ाई है, ब्लॉकेड है, माइंस क्लियर करना है, और प्रॉब्लम है हॉर्मुज की, 13 दिक्कतें कर रहा है वर्ल्ड को। तो 15 से ज्यादा देश रेडी हो गए हैं, चाहे वो स्पेन का फुल्दा हो, चाहे जापान का बेस्ट माइन सुपर्स हो, चाहे ब्रिटेन फ्रांस हो। नाटो की तरफ में तो बातें कुछ और हो रही है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, जो रेडी हो गया है। 15 से ज्यादा शिप आ जाएंगे वहां पे और वो कहेंगे इसको खाली करना है, खोलना है, और वो ब्लॉकेट पीछे हटा देगा अपने को, कहेगा तुम लोग अब आ जाओ लड़ो। ऐसा पासा फेंका हुआ है ईरान को के ऊपर, अमेरिका ने ऐसा पासा फेंका हुआ है कि पहले मार दिया, कतार और 6 कंट्री पे अटैक करवा दिया, हॉर्मुज बंद करवा दिया, और मारने के बाद रोक के ब्लॉकेट कर दिया। अब देश तो प्रभावित है, विश्व प्रभावित है, तो वो जा के सब जगह से अपनी न्यूट्रलिटी दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उधर से काउंटर मेजर्स हो इसका, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स में नहीं है। पिछली बार भी जब ये ऑपरेशन चल रहा था हूती में, तो बहरीन में चाइना के तीनों शिप्स फुटबॉल खेल रहे थे
और उसी समय चेंज ऑफ कमांड हुआ था, टास्क फोर्स चेंज हुआ था। कभी भी चाइना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में नहीं गया है। अमेरिका का पिगी बैक रहा और उसने अपनी फोर्सेस किसी भी एरिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए नहीं लगाई। ये सिर्फ अमेरिका, कुछ कंट्री, भारत जैसे कंट्री और CTG 154, CTG 153 जो इस एरिया में काम कर रहा है, ओमान की खाड़ी में अवस्थित है, उसमें 47 देश हैं, उसमें 6 GCC के भी देश हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा कंपोजिट एक्सरसाइजेस किए हैं। और फिलहाल भारत 154 का कमोडोर जो है हमारे, वो उसके हेड हैं, जो ट्रेनिंग और लीडरशिप का काम करता है इस एरिया में। तो पूरी समुद्र में तैयारी की गई है, एक टैसिट अरेंजमेंट के साथ। कुछ और होने वाला है अभी माइन सुपर्स क्लियरेंस हो रहे हैं, डिस्टेंट क्लियरेंसेस होंगी, दूर से होंगी। आपको मालूम है मेरे हिसाब से कि एडमिरल ब्रैड कूपर का कहना, सेंट्रल कमांड के चीफ का, 6000 माइंस लगाए हैं। ईरान को खुद मालूम नहीं है। 800 से ज्यादा माइंस हम क्लियर कर चुके हैं। कैसे? ऑटोनोमस अंडर वाटर बोट से, MH-60 हेलीकॉप्टर से, रिपर ड्रोन्स की मदद से और रोबोटिक्स से डिटोनेट कर रहे हैं माइंस को। USS मर्फी और USS पीटरसन इस्लामाबाद के टेबल टॉक के दौरान उसी क्लियर लेन से गुजरा था और फिर वापस चला गया, पोस्चरिंग के लिए कि हम चाहेंगे तो घुसेंगे। फिलहाल हमारे शिप्स खाड़ी में नहीं रहना चाहते बिकॉज ऑफ IRGC। हम सब जानते हैं कि वो विजिबल अटैक हो जाएगा। इनविजिबल वॉर बहुत सारे होने वाले हैं। ये बात ठीक है, चलिए अमेरिका का अपना एजेंडा होगा। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका तेल चाहता है, उसको इरानियन ऑयल चाहिए। इरानियन ऑयल बहुत लाइट है, लेकिन अमेरिका ईरान के इस भसड़ में भोगना तो पूरी दुनिया को पड़ रहा है ना। हम भी, आप भी परेशान हैं। ऐसा तो नहीं है हम आप इस मसले से दूर हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में भी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी है जो इस बात से प्रभावित हो रहे हैं। और सिर्फ ये इस बात की, इस देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास अब 2 वक्त का भोजन पकाने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं है। कहने का मतलब गैस नहीं है, तेल नहीं है, प्रॉब्लम्स है। ऐसे लोग हमारे देश में भी हैं। तो एक तो होर्मुज बंद करके होर्मुज खोल दिया ईरान ने, उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाई। अरे आप एक रास्ता दे दीजिए। अगर आप सुपर पावर हैं, दुनिया के चौधरी, आप ईरान को सेटबैक करना चाहते हैं, जाम करना चाहते हैं, पस्त करना चाहते हैं, अब बाकी दुनिया का क्या? दुनिया ईरान से थोड़ी है, या ईरान से दुनिया से ईरान थोड़ी है। बाकी वर्ल्ड का क्या? क्या अमेरिका के दोस्तों का क्या? पाकिस्तान तो भुगत रहा है, बेशक फील्ड मार्शल कबाब खा रहे हो और टिक्का तोड़ रहे हो, लेकिन वहां के PM भी मौज कर रहे हो। बाकी लोगों का क्या? पूरी दुनिया का क्या? यूरोपीय देशों का क्या? बाकी जगहों का क्या? उनका क्या जो इस चक्कर में पिस रहे हैं? क्या ईरानी सिविलाइजेशन पूरी दुनिया के लिए उससे बड़े खतरे? तो आज मुझे ये डोनाल्ड ट्रंप खुद लगते हैं पूरी दुनिया की सभ्यताओं के लिए। यूरोप के कई देश हैं जहां पर 3 दिन का रिजर्व बचा है, 2 दिन का रिजर्व बचा है। क्यूबा पहले ही 1 महीने से अंधेरे में रह रहा है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्योंकि अपना इलेक्ट्रिसिटी ऑयल से बनाता है। चक्रपाणी जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। विवेक जी, जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसमें तो पूरा का पूरा विश्व फंसा हुआ है, पूरे के पूरे विश्व में समस्या है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये युद्ध को बंद करना है, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। अगर मध्यस्थता के बगैर तो ये युद्ध बंद नहीं होता। मध्यस्थता जो है वो पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं कर सकता था। अब जो है पुतिन की जो एंट्री हुई है, इसमें साफ दिखाई देता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका रुतबा है, जिसका स्टेटस है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से डायरेक्टली बात कर सकता है, इधर ईरान से डायरेक्टली बात कर सकता है, दोनों को मजबूर कर सकता है कि आप सुलह करें, आप कुछ आप छोड़ें, कुछ आप दूसरा छोड़ें, ताकि एक तरीके से बीच का रास्ता निकल सके। इसमें से देखिए, जो मुझे रास्ता दिखाई देता है वो 2-3 चीजें दिखाई देती हैं साफ। एक, अमेरिका अड़ा हुआ है न्यूक्लियर मटेरियल के लिए, जो फिसाइल मटेरियल उसके पास 60% प्लस 480 किलो है, 460 किलो है। ये रूस कह देगा कि चलिए आप हमारे पास सेफ कीपिंग के लिए रख दीजिए, अमेरिका शायद इसको मान लेगा। दूसरा होगा कि आप अपना ब्लॉकेड खोलिए, आप अपना ब्लॉकेड खोलिए, माइन स्वीपिंग एक्टिविटी फटाफट की जाए, और जो फ्री चैनल है, जो सेफ चैनल है, उसमें कोई रोक टोक के बगैर ये चीजें, जहाज जो हैं आए और जाएं। ये होगा दूसरी चीज जो मान लेगा अमेरिका भी, और मेरा ईरान को भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक हालत ऐसी खस्ता हो रखी है। तीसरी बात आती है कि ईरान की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो ईरान को भी कुछ देना पड़ेगा।
मेरे हिसाब से तकरीबन तकरीबन $20 बिलियन जो ईरान के फ्रोजन पड़े हैं, इसमें से कुछ हिस्सा ईरान को शायद दे दिया जाएगा कि आप इतना पैसा आप ले लीजिए ताकि आप जो है अपने देश को रिकंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान दे दें। इसके बदले आप रिप्रोसेसिंग और एनरिचमेंट नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये ब्रॉड चीजें होंगी जिसके ऊपर समझौता होगा, और अगर कोई इस समझौते को पुश कर सकता है तो वो है पुतिन। यहां पे एक छोटा सा और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हॉर्मुज को अगर आपने ब्लॉक कर दिया है, और आपको याद होगा जब गाजा में समस्या हुई थी तो एक बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप ने प्रपोज किया था। मुझे लगता है एक ऐसा समय आ गया है जहां पे एक इंटरनेशनल बॉडी, चाहे वो यूएन की तरफ से हो, चाहे वो अभी जो 30 देशों की मीटिंग चल रही है हॉर्मुज के ऊपर, वहां से हो, ये एक तरीके से सारे के सारे जो चोक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखे ताकि वहां पे और कोई आगे चल के इनमें दखल ना दे पाए। क्योंकि देखिए, इंडोनेशिया ने वैसी खबरें शुरू आगे हो गई थी कि वो भी टोल लेना चाहता है, उधर चीन टोल लेना चाहता है ताइवान स्ट्रेट के ऊपर या साउथ चाइना सी में। इस तरह से अगर ये चीजें होंगी, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसके ऊपर पूरा का पूरा विश्व का ट्रेड चलता है, इसके ऊपर बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। और अगर ये होता है तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर जो है, आपको लगता है बदल रहा है, ये तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा। विवेक जी, ग्लोबल ऑर्डर पर सबसे बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये इस जद्दोजहद की शुरुआत हुई तो फिर इसके पीछे भी अमेरिका की जिम्मेदारी, क्योंकि 28 फरवरी से पहले तो हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ था। इमरान खोखर जी, देखिए विवेक जी, इस मामले को थोड़ा सा आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि लड़ाई जो है वो कुल मिलाकर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की ही चल रही है। ये पूरा मामला जब हम वॉर स्टार्ट हुआ था तब से मैं कई मामलों में बैठा और मैंने यही कहा था कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर नहीं होगा। क्योंकि अब इस मामले में चलिए, आप अमेरिका सुपर पावर मानता है क्या? वियतनाम से जब अमेरिका हटा, अमेरिका अपनी शर्तों पे हटा? नहीं, वहां के लोकल्स की शर्तों पे हटा। इसके बाद अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ा, क्या अमेरिका ने अपनी शर्तों पे अफगानिस्तान को छोड़ा? नहीं, तालिबान की बातों को मानकर छोड़ा। उसके बाद अमेरिका ने इराक छोड़ा, या मान के चलिए अमेरिका ने लेटेस्ट में गाजा से पीछे हटे, तो क्या इजराइल और अमेरिका की शर्तों पे गाजा से पीछे हटा गया? एक तो आप कहते हैं गाजा को 90% डिसमेंटल कर दिया, और आप कह रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस बनाइए और वहां पर आप बिलियंस ऑफ डॉलर चंदा दीजिए और उसके मेंबर बनिए और हम लोग वहां पर नया गाजा बनाएंगे। जब आपको नया गाजा बनाना था तो गाजा को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्या थी? हमास की लड़ाई आप हमास से लड़ते, आप वहां के लोकल रेसिडेंट से क्यों लड़े? देखिए, कुल मिलाकर अब मसला यही है कि मुझे इस लड़ाई के अंदर से कितना मिल रहा है, मेरा कितना हिस्सा या मेरा कितना पार्ट है, वो मैं ट्रॉफी लूं और वो ट्रॉफी ले जाकर मैं अपनी पब्लिक को दिखाऊं। और अगर आपको लगता है इतना आसान नहीं है चीन और रशिया के बनाए हुए बुने हुए जाल से अमेरिका का निकलना, एक होता है ना सर कि वो स्पाइडरमैन होता है कि जब वो जाल फेंकता है तो अच्छे अच्छे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। अमेरिका को अगर बाहर निकलना है तो अमेरिका को विदाउट एनी कंडीशन टेबल पर आना पड़ेगा और ईरान के जो फ्रीज अकाउंट्स है उनको ओपन करना पड़ेगा, ईरान के अंदर मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये सब कुछ होगा तभी अमेरिका यहां से जा पाएगा, अदरवाइज आप ब्लॉकेड लगाए रखिए। क्या आपने 46 ईयर तक सैंक्शंस लगाए तो क्या आपके वो सैंक्शन इससे ज्यादा खतरनाक थे सर? आज तो आप कैस्पियन सी के थ्रू या और ट्रांजिट रूट के थ्रू किसी भी तरह का ट्रेड आप कर सकता है ईरान, और ईरान को ट्रेड करने के लिए छूट देने वाला खुद अमेरिका भी बीच में चलते वॉर के अंदर कहता है कि मैं 1 महीने के लिए ओपन करता हूं ईरान से, आप ऑयल खरीद लीजिए। इस तरह की मानसिकता एक अनस्टेबल माइंड के साथ, एक अनस्टेबल माइंड का व्यक्ति अगर इतनी बड़ी यूएस का प्रेसिडेंट बना हुआ है जिसको नहीं पता है कि हमारा आगे भविष्य क्या है। ईरान का भविष्य क्लियर है, जो 46 ईयर तक आपने ब्लॉकेट रखा, एक इनविजिबल ब्लॉकेट रखा, एक आपने मिलिट्री सैंक्शंस रखे, इकोनॉमिकल सैंक्शंस रखे, बावजूद इसके ईरान सरवाइव किया, और सरवाइव इस हद तक किया कि आपने जब उस पर अटैक किया तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिटेलिएशन ईरान ने दिया। आगे भी ईरान, आप कह रहे हैं हम क्या, हम रातों रात इतनी बम्बार्डमेंट करेंगे कि सभ्यता मिट जाएगी, इतनी बम्बार्डमेंट करेंगे दुनिया देखेंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो धमकियां दी जा रही है, धमकियों के साथ टेबल पर नहीं बैठा जाता।
टेबल पर बैठने के लिए छोटी मोहल्ले की लड़ाई भी अगर दो लोगों की हमें राजीनामा कराना होता है ना सर, तो धमकियों के बीच बैठ के बात नहीं होती। जब आपने कहा था कि सीज फायर, तो फिर आपने ब्लॉकेट लगा के सीज फायर को रोकने की कोशिश क्यों की? दुनिया को दिखाना भी है कि मैं सीज फायर कराना चाहता हूं, लेकिन ब्लॉकेट लगाकर उस सीज फायर को कहीं ना कहीं ब्रेक भी आप लोग कर रहे हैं। ये अमेरिका की टैक्टिक्स से इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अमेरिका ने अभी तक जितनी भी टैक्टिक्स दुनिया के अंदर लगा ली है, वो यहां ईरान में आकर फेल हो जाएंगी, क्योंकि ईरान सभ्यताओं का देश है। ईरान एक रिलीजियस, कहीं ना कहीं ऑटोनोमस देश है। और ईरान की जो शहादत वाला मसला है, या ईरान का जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो करबला के अंदर से आती है। रिलीजियस फंडामेंटल जो हमारे बेसिक्स हैं, जिसके अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ना, जालिम के खिलाफ लड़ना, जुल्म के सामने अपना सर ना झुकाना, ईरान उस पर चलेगा। और ईरान से जब खुले दिल से साफ मन से बैठकर बातचीत करने का कहा जाएगा, ईरान साफ मन से बात करेगा। आपने पहली बार में कहा था हॉर्मुज खोलिए, हॉर्मुज खोल दिया। लेबनान के अंदर आप हमले बंद कीजिए हिजबुल्लाह पे, तो आप जब हॉर्मुज खुल चुका था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसपे धीरज कौल का आंसर चाहेंगे। जो अमेरिका 46 साल में अचीव नहीं कर पाया, वो 46 दिन में कैसे अचीव करेगा? सिर्फ हमले, सैंक्शन और ब्लॉकेट के दम पर क्या यह पॉसिबल है? धीरज कौल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है, जो मुझे लगता है कि आईआरजीसी को दोबारा दुनिया ट्रस्ट नहीं करेगी उस इम्पोर्टेंट पाथवे के लिए। तो अगर एक जॉइंट फोर्स बनेगी, जो मैं आई थिंक वॉर के शुरू होते ही बोल रहा हूँ कि उस एरिया पे शायद कोई कॉमन सिक्योरिटी फोर्स या पीस फोर्स लगेगी, और वही फोर्स उस साइड रेड सी के आसपास भी लगेगी, क्योंकि वहां पे भी हूती का कंट्रोल अगर आया तो और दिक्कत आ सकती है 12% पे। तो कहीं ना कहीं जो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी डेफिनेटली ईरान खुद अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। कंबाइंड आई थिंक गल्फ कंट्रीज ने कुछ ऑफर भी किया था, पर यूएस अपनी तरफ से दे वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही इलेक्शन हार जाएंगे कि ऐसी वॉर आपने शुरू की जो हमारी थी नहीं, अब खर्चा भी उसका उठा रहे, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे होगा। लेकिन मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग लीडर का इनपुट पुतिन का एक पॉजिटिव स्टेप है इस दिशा में। एंड वी होप एंड प्रे कि कुछ पॉजिटिव वहां से आए, क्योंकि पाकिस्तान वाज नेवर मीडिएटर, वो तो बस पास कर रहे थे इंफॉर्मेशन, एंड ही वाज नॉट एट अ पोजीशन ऑफ पावर टू निगोशिएट एनीथिंग। तो मैं इसको एक पॉजिटिव कदम की तरफ देख रहा हूं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो लेवर्स हैं ईरान के ऊपर, और कुछ हद तक अमेरिका पे भी, पुतिन और ट्रंप के पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं, शायद आप भी इस बात को जानते हैं। मैंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन मैं इसको देखता किसी और डायरेक्शन में हूं। मैं इसको देखता हूं, ये वीडियो फुटेज रिलीज करने के पीछे का मकसद वो आपस में सीक्रेट तरीके से भी बातचीत कर सकते थे। क्या ये अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए टेक्निक है कि भाई रशिया भी साथ है और चाइना भी साथ है? खबर ये भी मिल रही हो सकता है बीजिंग के दौरे पर भी जा सकते हैं अब्बास अरागची। एब्सोल्युटली, आपको याद होगा एक ट्रिप था जिसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की पिक्चर साथ में आई थी। उसके बाद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया था कि हमने अमेरिकन प्रेशर भी बना था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात। हाँ बोलिए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है इसका लेवरेज तो डेफिनेटली है। देखिए, 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसपे अमेरिका बज डाउन नहीं करेगा। एक तो न्यूक्लियर है, और जो $120 बिलियन फ्रोजन है ईरान के, मुझे दिख रहा है कि वो स्टेप वाइज फैशन में एक गुडविल जेस्चर के थ्रू अगर रिलीज किए जाएं तो एक बहुत पॉजिटिव मेजर जाएगा। लेकिन मुझे घूम फिर के एक पेज बार बार दिख रहा है, वो है आईआरजीसी, क्योंकि पूरा कंट्रोल इस टाइम आईआरजीसी के पास है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शायद पानी बिजली देख रही है, वहां पे प्रेसिडेंट नाम के है इस टाइम, लेकिन आईआरजीसी के खुद जर्नल्स काफी ह्यूमन राइट वायलेशन में इन्वॉल्व हैं। तो क्या वो अपनी पावर देना चाहेंगे, क्योंकि जनता उनको नहीं छोड़ेगी? तो ये इट्स अ कैच-22। अब आईआरजीसी को क्या यूएस एक्सेप्ट करेगा, क्या ईरान इजराइल एक्सेप्ट करने देगा, ये एक और क्वेश्चन है। और गल्फ कंट्रीज भी मुझे नहीं लगता आईआरजीसी को ट्रस्ट करती हैं। उनके खिलाफ बहुत टेरर अटैक्स आईआरजीसी ने क्रिएट किए हैं। तो क्या आईआरजीसी अंदर से टूटेगी, दिस इज अनदर थिंग। पर मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये वॉर ज्यादा नहीं खिंच सकती फाइनेंशियल रीजन की वजह से। तो क्या आईआरजीसी के टूटने का कोई चांस बन रहा है क्या? इस पर जल्दी से कैप्टन श्याम का रिएक्शन चाहूंगा जी। देखिए, आईआरजीसी और पॉलिटिकल विल में फिशर है, ये पूरी तरह से हम समझ चुके हैं। राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया गया है और स्पीकर सब जगह जा रहे हैं
ओमान में उनका जाना, सबसे पहले आप समझिए जीसीसी कंट्रीज में ओमान ही एक ऐसा देश है जो पर्शियन गल्फ में नहीं है, बाहर है, और इसके जो सलाला, इसके जो पोर्ट हैं वो अब काम आने वाले हैं। और इसलिए पुतिन और बीजिंग जाना और पीटर्सबर्ग जाना और ओमान जाना, इन तीनों जगहों पे जाने का मतलब ये हुआ कि ओमान को वो चाहता है ईरान की वो ये जीसीसी के साथ ना खड़ा हो। जब ये कॉमन जो उन्होंने मैरीटाइम फोर्स की बात की, जो जिसको हम यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स कह रहे हैं, ये जब आएगा तो इसे ओमान की खाड़ी में अपने को अवस्थित करना होगा, बाहर रह के, और दूर से कहना होगा कि अब हमें स्वेज को, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है। तो वो चाह रहे हैं कि काउंटर फोर्स के रूप में चाइना, बीजिंग जैसे कंट्री या ओमान को अपनी तरफ पहलू में रखें। तो ये विजिट मैं इस तरह से देख रहा हूं फिलहाल, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो वार का होने वाला है वो यही होने वाला है कि अमेरिका ब्लॉकेट करके, दो कारणों से उसने कहा, ईरान को ब्लॉक करना और न्यूट्रल शिपिंग को खोलना और हॉर्मुज से बहाल करना। मैंने जो बात कही थी यूएसएस पीटरसन और मर्फी की, कि उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे माइंस हटा रहे हैं और पूरे विश्व को हेल्प करना चाह रहे हैं। हम एक्चुअली गुड बॉय सिंड्रोम में है, यहाँ पे ब्लॉकेड ईरान पर है और खोलना मेरा दूसरा काम है। तो वो खोलने के लिए पूरे जमावड़ा कर रहे हैं वो, और इनविजिबली खोल भी रहे हैं। कई लोगों को ये बात पता है, इसलिए जो लोग चुप हैं। जी इमरान खोकर, क्या आप इस थ्योरी से सहमत हैं? देखिए, मैं रिस्पेक्टेड श्याम कुमार जी की एक बात से थोड़ा सा नाइत्तेफाकी रखता हूं कि वो हॉर्मुज के अंदर माइंस को हटाकर दुनिया की मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है बेवजह की जंग खड़ी करके। आप कह रहे हैं कि इस हाँ, जंग ये में बात तो है, था, पूरी दुनिया तो परेशान तो है। कोई तुक तो आप प्लीज मुझे एक बता दें, क्या आपने उनका यूरेनियम ले लिया? क्या आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करा दिया? क्या आपने रिजीम चेंज करा दी? क्या आपने आईआरजीसी खत्म कर दी? क्या आपने ऐसा क्या कर दिया ईरान के अंदर जो आपको इनाम के तौर पर ले जाकर अपनी जनता को आप दिखा पाएंगे? प्लीज जी। याद है 14 अप्रैल 1988 जब कुवैत के टैंकर को अमेरिका स्कॉट कर रहा था और माइन से टकराया, 27 सेलर घायल हुए और एक बोट पकड़ा जिसमें वही माइंस थी जो वहां लगी हुई थी, और कई साल लगे। डार्जिनल्स का कैंपेन हम भूल चुके हैं, जहां नहीं, ये बात तो है कि भाई नहीं हटा पाए। वो व्यक्ति हॉर्मुज का गिफ्ट कैसे देंगे? हॉर्मुज तो पहले ही खुला हुआ था। जल्दी से चक्रपाणी जी कुछ कहना चाहते। चक्रपाणी जी। विवेक जी, ऐसा है, इतना सब हम ईरान के फेवर में सुन रहे हैं इमरान जी के साथ के सवाल ये है, क्या आईआरजीसी दूध की धुली है? आईआरजीसी ने एक महीने में 15,000 से लेके 45,000 लोगों का कत्ल किया, अपने ही देशवासियों का, उसमें बच्चे। ये बिल्कुल आपकी बात पे डिबेट आगे बढ़ाते, आपका पॉइंट भी आगे बढ़ाते चक्रपाणी जी, लेकिन माफी चाहेंगे, समय को बहुत खींच दिया मैंने। इस मुद्दे पर कभी और बात करेंगे, वापस से डिबेट बुलाएंगे। आप सभी मेहमानों का फिलहाल शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।